IBN7 के बिहार डायलॉग 2.0 का रुख करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। of Bihar, as he defends his throne, Chief Minister Nitish Kumar will now be addressing us. सबसे पहले मैं इस मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और जैसा कि उमेश जी बता रहे थे, इनका मकसद है कि बिहार के विकास के बारे में लोगों की सोच क्या है उसको वे प्रकट करें यहाँ। और जैसा कि आपने बताया है कि यह एक आप रचनात्मक डायलॉग चाहते हैं, तो ये जो आपकी सोच है मैं इसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं। और जो इस कार्यक्रम के फॉर्मेट के बारे में आपने जानकारी दी वह भी ठीक है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब सारे दल और चुनाव लड़ने को इच्छुक उम्मीदवार उसकी तैयारी में तल्लीन हैं, लेकिन लोगों के बीच सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो आपने एक मंच प्रदान किया है कि लोग अपनी बात रखें और अपने नजरिए को प्रकट करें। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार में काम करने का मुझको मौका बिहार के लोगों ने दिया है और हमने काम करने की कोशिश की है। बिहार का विकास हुआ और विकास के बारे में जो हमारा नजरिया है वो हमारे कार्यक्रमों से प्रकट हुआ है। और हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए, ग्रोथ विथ जस्टिस, इंसाफ के साथ तरक्की, यानी समाज के सभी तबकों का विकास होना चाहिए। विकास की मुख्य धारा में जो वंचित तबके हैं, हाशिए पर हैं, उनको लाने की विशेष पहल होनी चाहिए और विकास का लाभ सबको मिले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और न्याय के साथ विकास का दूसरा मतलब है कि राज्य के सभी हिस्से का विकास होना चाहिए। अगर मोटे तौर पर देखें तो इसका यही मकसद है और उसी को आगे बढ़ाने की हमने चेष्टा की है। विकास के लिए एक माहौल बनना चाहिए। माहौल बनाने की भी कोशिश हुई और उसके अलावे जो मुख्य विषय हैं उस पर काफी ध्यान दिया गया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो,
और जैसा मैंने पहले ही कहा कि समाज के हर तबके को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम करती है, चाहे वो महिलाएं हों, अल्पसंख्यक हों, समाज के वंचित तबके के लोग हों, उनके लिए तो विशेष पहल और सब लोगों के लिए प्रयास होना चाहिए। सबके कल्याण की योजनाएं बननी चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया। बुनियादी ढांचे का विकास बहुत आवश्यक है, बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया गया। और यह सब करने के लिए जिस माहौल की हमने बात की, हमने 2005 में चुनाव के पहले न्याय यात्रा के दौरान दो बातें कही थी। एक का मैंने जिक्र किया और दूसरा कहा था कि कानून का राज कायम करेंगे। तो कानून का राज और न्याय के साथ विकास, दोनों दिशा में हम लोगों ने काम किया और उसका परिणाम भी अच्छा है। आप किसी भी क्षेत्र को देख लें, हमारे यहां बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। गरीबी के कारण माँ बाप अपनी बेटियों को 5वीं कक्षा के बाद तो स्कूल भेज ही नहीं पाते थे। सेकेंडरी एजुकेशन में तो और कम लोग पहुंचते थे। इसके लिए हम लोगों ने पहल की। कोई 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की, नए स्कूल स्थापित हुए, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, क्लासरूम का निर्माण किया गया और आज उसका परिणाम है कि मुश्किल से 1% के आसपास बच्चे अगर स्कूलों के बाहर रह गए हों। और इस काम के लिए जो पहल हुई वो सब ने देखा। बिहार के गांव में आप जाते तो आपको ये पता नहीं चलता कि इस गांव में स्कूल है या नहीं है, और स्कूल है तो कहां पर है। आज अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और आप समझ जाएंगे कि यहां स्कूल है। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी तो उनके लिए पोशाक की योजना, फिर माध्यमिक शिक्षा में कि कम से कम वो मैट्रिक क्लास तक जरूर पढ़ें, तो लड़कियों के लिए साइकिल योजना, बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। पोशाक की योजना की शुरुआत हमने की थी क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए। अब तो वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक सबों के लिए है। लड़कियों के लिए उसके आगे क्लास 12 तक के लिए। तो ये धीरे धीरे एक के बाद दूसरे काम हुए। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की तो उस समय के सामाजिक हालात क्या थे। पटना राजधानी है, यहां भी कोई लड़कियों को साइकिल चलाते हुए नहीं देखता था। गांव में लड़कियां साइकिल चलाएंगी इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। आज हर गांव में घर से लड़कियां साइकिल चलाते हुए समूह में निकल रही हैं और स्कूल की तरफ जा रही हैं। इससे एक तरफ जहां लड़कियों की संख्या बढ़ी और लड़कियों की संख्या इस साल क्लास 9 में जब हम लोगों ने योजना शुरू की थी तो उस समय लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 पूरे बिहार में क्लास 9 में, और अभी क्लास 9 में लड़कियों की संख्या हो गई है 8,15,000 और लड़कों की संख्या अब है 8,28,000।
यानी बहुत मामूली अंतर है। लेकिन अगर आप सेक्स रेशियो को कंसीडर करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली अब लड़कियां ज्यादा हो गई। तो ये परिवर्तन आया और सिर्फ लड़कियां स्कूल नहीं पहुंची, उनमें आत्मविश्वास का भाव जगा, आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिली, उनके मन में जो अरमान थे उनको पंख लगे। और इसने सिर्फ लड़कियों को स्कूलों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने सामाजिक परिवर्तन लाया। गांव में अगर कोई लड़की पहले साइकिल चलाती तो पूरा गांव आश्चर्यचकित हो जाता और उस लड़की के मां बाप के पास पहुंचता और यही कहता उसको कि भाई अपनी बेटी को संभालो। आज हालत यह है कि जिस घर में भी लड़की पढ़ने लायक है उस घर से लड़की निकल रही है और साइकिल चलाकर जा रही है। पूरा का पूरा वातावरण बदला। तो इसने समाज में एक परिवर्तन भी लाया, सोच में भी परिवर्तन आया। और फिर अनेक कदम महिलाओं की भागीदारी के लिए जब 50% का आरक्षण बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया और उसके 1 वर्ष के बाद जब अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ तो उसमें भी 50% का आरक्षण दिया गया, तो महिलाएं जीतकर 50% से भी ज्यादा आई। क्योंकि जो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं थी वैसे भी बहुत सारी सीटों पर महिलाएं जीत कर आई। तो एक समाज में वातावरण बना जिसका हमने जिक्र किया। पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर किसी का भरोसा नहीं रहा था, लोग जाते नहीं थे। हमने 2006 के फरवरी में एक सर्वे करवाया था और यह पाया था कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें औसतन 1 महीने में 39 पेशेंट्स जाते थे। 1 महीने में मैं कह रहा हूं, मतलब हुआ किसी दिन औसतन 1, किसी दिन कभी काल 2 मरीज आ जाते होंगे। और हम लोगों ने जब अस्पतालों की स्थिति यानी 24x7 डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराई प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, उसका नतीजा हुआ कि लोगों का फिर जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर विश्वास जगने लगा। और आज के फिगर हैं कि ऑन एन एवरेज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में 11,000 लोग जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो ये परिवर्तन आया। जो बुनियादी चीजें, और इस प्रकार से आप अगर बुनियादी ढांचा को देखें, सड़कों की हालत को देखें, तो 66,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। 5,400 से ज्यादा बड़े पुल बने। छोटे पुल पुलिया का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा था कि बिहार के सबसे सुदूर इलाके से चलकर राजधानी पटना आने में 6 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, और इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया। और अब लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 5 घंटे में किसी सुदूर इलाके से चलकर यहां पहुंचे। उसके लिए और पूरी तैयारी हो रही है। उसके लिए अध्ययन करके कि आगे और क्या काम करना। बिजली के क्षेत्र में 700 मेगावाट बिहार में बिजली की आपूर्ति होती थी, अब 3,100 मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति हो रही है। पर हेड बिजली का कंजम्पशन उस समय 70 यूनिट था, अब बढ़कर हम लोग 203 यूनिट पर पहुंचे। 36,000 से ज्यादा गांव में अब बिजली पहुंच गई, और 2016 के अंत तक
सभी गांव, टोले, बसावट में बिजली पहुंचा दी जाएगी और इस पर तेजी से काम हो रहा है। तो चाहे बुनियादी ढांचे का प्रश्न हो या अन्य बुनियादी बातें हों, उन सबों पर काम हुआ है। अब एक जो डेवलपमेंट के लिए जो आधार है उसको तैयार किया गया और अब इसके आगे इन कार्यों को, अब एक एक सेक्टर, हमारे यहां आज भी 76% लोग गांव में हैं और कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। तो कृषि का विकास बिहार के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से कृषि के विकास के लिए, और हमारा कृषि के क्षेत्र में उत्पादन कम था, उत्पादकता कम थी, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम था। तो हम लोगों ने 2008 में एक कृषि रोड मैप बनाया 4 वर्षों के लिए। उसमें काफी काम हुआ और एक उल्लेखनीय प्रगति हुई। सीड रिप्लेसमेंट रेट काफी बेहतर हुआ। नतीजा हुआ कि आज उत्पादकता भी बढ़ी और उत्पादन भी 2 गुने से ज्यादा हो गया। उससे प्रेरित होकर के 2012 से 17 के लिए 5 वर्षों के लिए एक और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया गया, जिसकी मॉनिटरिंग कैबिनेट की कमेटी के द्वारा किया जाता है। और उसमें हर पहलू को हम लोगों ने लाया। लैंड इश्यूज हैं जिसके संबंध रोज लैंड रिफॉर्म से हैं। हमारे रिकॉर्ड्स बहुत पुराने हैं, तो नया सर्वे सेटलमेंट का काम शुरू किया गया। उसके बाद कंसोलिडेशन का काम होगा इरिगेशन के लिए। एग्रीकल्चर के काम के लिए डेडिकेटेड फीडर हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट मिले, इसके लिए 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाए। इस पर काम शुरू हुआ। और एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर, जितनी चीजें कही जाती, उसके विकास के लिए काम हो। फिर उनके स्टोरेज की समस्या का समाधान किया जाए। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत वेस्ट होता है, खास करके जो पेरिसेबल कमोडिटीज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, बहुत बर्बाद होती। तो उसके लिए प्रोसेसिंग का इंतजाम हो और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट लोगों को उपलब्ध हो। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव, हर एक चीज को शामिल करके एग्रीकल्चर रोड मैप, और उस पर काम हो रहा। और कोई भी डेवलपमेंट बिना ह्यूमन डेवलपमेंट के कोई मायने नहीं रखता। इसलिए हमने मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थापना की। मानव विकास सूचकांक, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उसको तो ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने लिए उससे और आगे बढ़ चढ़कर कुछ इंडिकेटर्स तय किए और उसको मॉनिटर करते हैं। और कई प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उससे दूर होंगी। बाल विवाह की कुप्रथा, ये जो हमारा सेक्स रेशियो है 1917 पर पहुंचा हुआ है, ये हो। भ्रूण हत्याएं होती। हमारा फर्टिलिटी रेट जब हमने काम संभाला था तो 4.2 के आसपास था, अब वो 3.5 के करीब पहुंच गया है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि उसको हम 2 पर ले जाएं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जब हमने मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक एक आंकड़ों को देखना शुरू किया, तो एक आंकड़े मेरे लिए बड़े प्रेरणादायी साबित हुए। हमने देखा कि हमारे यहां फर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा है, नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। लेकिन हमने देखा कि अगर
लड़की मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की हुई है तो देश का भी एवरेज है फर्टिलिटी रेट 2। और हमारे बिहार में भी जिस कपल में लड़की मैट्रिक पास है वो फर्टिलिटी रेट है 2। और उसी प्रकार से अगर +2 पास है तो नेशनल एवरेज है 1.7 और हमारे यहाँ है 1.6। तो ये चीज मुझे ऐसी लगी कि इसके रास्ते से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमने हर एक ग्राम पंचायत में +2 स्तर तक का एक सेकेंडरी स्कूल स्थापित करने का निर्णय किया। 2000 से ज़्यादा ऐसे ग्राम पंचायत में हो चुका है। हमारे यहाँ करीब 4500 ग्राम पंचायत ऐसे थे जहाँ कोई हाई स्कूल नहीं था, तो वहाँ ये काम हो रहा। 2000 ग्राम पंचायतों में काम लगा हुआ है। हमने देखा कि सिर्फ फर्टिलिटी रेट नहीं उससे इंप्रूव करेगा, वही सिर्फ नहीं घटेगा, बल्कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो बाल विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, नंबर 1। और दूसरी बात है, अगर लड़की पढ़ लेगी तो वो भ्रूण हत्या के लिए तैयार नहीं होगी। तो ये जो कुरीति है हमारे यहां कानून के रहते हुए जो हम देख रहे हैं समाज में, तो इन चीजों पर हमारा फोकस रहा है। तो इन सारे कार्यों को करते हुए अब आगे के लिए कुछ बातों पर मैंने अपने अनुभव के आधार पर सोचा है। इसका तो एक मैंने संक्षिप्त जिक्र किया, बहुत सारी बातें हैं लेकिन उतना वक्त न आपके पास है न हमारे पास है, इसलिए इसको कन्फाइन करते हुए आगे पर हम आ जाएं कि हमने उसके बारे में भी सोचा है। इतना काम हम कम रिसोर्सेज के रहते हुए भी करने में कामयाब हुए हैं। हमारा बेस भले ही नैरो था, लेकिन जिस ग्रोथ रेट की चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके आधार पर तय किया जाता है, तो हमारे 10 वर्षों का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से बेटर है, 10% से ऊपर रहा। हम बहुत पीछे हैं। पर कैपिटा इनकम का प्रश्न हो, जीडीपी में बिहार का शेयर का प्रश्न हो, लेकिन आप अगर प्रतिशत के टर्म में देखेंगे तो हमारे यहां जो काम हुआ है उसका परिणाम है कि ये ग्रोथ हमने हासिल किया, उसके परिणाम। तो अब जो इतने वर्षों का अनुभव है इन सब बुनियादी कामों को करते हुए, तो उसके बाद हमने ये सोचा अपने अनुभव के आधार पर और उसको अपने साथ निश्चय के रूप में हमने उसे सार्वजनिक किया। यूथ के लिए बहुत काम हुआ, लेकिन उसके अलावे अगले 5 वर्षों में एक तो हमने अनुभव और दूसरी बात हमने देखा कि कहां तक संभव है, कोई काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही हमने तय किया कि इन सारे कार्यों को जिसका मैंने जिक्र किया उसको चलाते हुए उसके अलावे कुछ और काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहां तो अब बुनियादी जो शिक्षा का उसको किया, और यही नहीं, यूनिवर्सिटी भी खुले, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी भी आया, मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट हम लोगों ने आईआईएम के पैटर्न पर स्थापित किया, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, बिहार में एक और नया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक। इसके अलावे सबसे पहले जो झारखंड में बीआईटी मेसरा हुआ करता था उसका यहां सेंटर आया, ब्रांच आया, और राज्य सरकार ने जमीन पर मकान बनाने का पैसा दिया और वो सबसे पहले 2006 में ही शुरू हुआ।
IIT भी पटना में आया। ये सारे काम हुए, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत कुछ करना होगा। तो कुछ बातों के बारे में, आगे के बारे में निश्चय किया, चूंकि आपने कहा कि कहां क्या करना चाहते हैं, तो मैं अब तक के कामों की पृष्ठभूमि में आगे कहां जाना है उसके बारे में, जो अपने निश्चय है उसके बारे में मैं थोड़ी संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा। एक तो उसमें है कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमने काफी कोशिश की, साल के हर पहले SLBC मीटिंग में, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में हम जाते रहे, और ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, इन सब चीजों को के बारे में जो कहना है वो तो कहते ही रहे, लेकिन साथ साथ हमने एजुकेशन लोन पर बहुत जोर दिया था। अब हम लोगों ने तय किया है कि भाई हम राज्य सरकार की तरफ से पहल करेंगे, और जो भी क्लास 12 के बाद स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहेंगे उनको 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए, और उस पर स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी देगी 3% का, वो जहां से भी लें। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखा कि सभी तरह के यूथ होते हैं। एक जो है हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे, बहुत लोग होते हैं जब इतना पढ़ लिया तो कोई स्किल उनको हासिल हो जाए ताकि वो रोजगार तलाश सकें। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बिहार में, जिसका जिक्र मैं नहीं कर सका, स्किल डेवलपमेंट मिशन यहां बनाया है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड करने का हम लोगों का निर्णय है, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं। ये जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा चर्चा में आया है, उसके पहले से वो काम हम लोग कर रहे हैं, आवश्यक है वो। तो एक चीज और हम लोगों ने सोचा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अब पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, अब उसका कोई बहुत अर्थ बचा नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकिन फिर भी हम यूथ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और कई बार देखा गया है कि अगर उनको थोड़ा ज्ञान दे दिया जाए, कम्युनिकेशन स्किल, भाषा का ज्ञान दे दिया जाए, बोलचाल की अंग्रेजी जान जाएं, हिंदी ठीक से बोलने लगे, तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और साथ साथ आज कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान बहुत आवश्यक है किसी भी काम के लिए। तो हर एक इच्छुक को ये 2 काम हम लोग कराएंगे, और ब्लॉक लेवल पर इसका सेंटर होगा, जितने लोग रजिस्ट्रेशन, और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के और सारे काम है वो तो करेंगे। ये बेसिक मिनिमम जो भी इच्छुक होगा उसको इतना कराएंगे। और ये प्रेरणा मुझको मिली है, हमने जो कहा वंचित तबके हाशिए पर, तो हमने शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो और ज्यादा हाशिए पर थे उस तबके की पहचान महादलित के रूप में की, और उनके विकास के लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया, और महादलित विकास मिशन के माध्यम से मिशन मोड में वो काम होता है। तो हमने देखा कि उन बच्चों को जो महादलित समाज के हैं, उनको अगर बेसिक अंग्रेजी बोलने चालने आ जाए तो हमने देखा कि वो बहुत प्रभावी है, और 3 से 6 महीने का वो कोर्स है। तो हमने कहा कि ये सबके लिए हो सकता है। तो एक तो हमारा लक्ष्य है कि वो सबको उपलब्ध कराएंगे, हर किसी के लिए, और इसके अलावे और भी जो कौशल विकास के जितने काम हैं वो तो होंगे। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर और भी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 और नए मेडिकल कॉलेज। एक जो नॉर्म्स है देश में, कहा गया है कि 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो हमारे यहां तो था नहीं, तो अब उसकी संख्या बढ़ गई है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये 5 और मेडिकल कॉलेज जो अब तक के स्वीकृत हैं, जिस पर काम हो रहा है, उसके अलावा, इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, और फिर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक उनका काम हमने देखा है कि वो नर्सिंग के सेक्टर में जाना चाहती है, तो हमारे नर्सिंग स्कूल्स की भी कमी थी, वो खोले जा रहे हैं।
तो नर्सिंग स्कूल, हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने की भी है। तो इस प्रकार से जितने तरह की चीजों की मांग है, वैसे सब चीजों के लिए इंस्टीट्यूशन स्थापित करना। और इसके अलावे एक कमी हम अपने यहां बिहार में और देखते हैं, जिसका अनुभव हमें हुआ कि बहुत होते हैं जो यूथ जो काम तलाशते हैं, लेकिन माँ बाप गरीबी के कारण उनकी मदद नहीं कर पाते। काम तलाशने में उनको कई जगह जाना पड़ता है, जाने के लिए रास्ते का खर्च चाहिए, जहां जा रहे हैं काम तलाशने वहां रहने का भी खर्च होता है, उनके पेरेंट्स देने की स्थिति में नहीं रहते। तो वैसे तबकों के लिए भी हमने एक कार्यक्रम सोचा है उस निश्चय में कि 20 से 25 साल की आयु के बीच में जो किसी प्रकार से अन्य कोई सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे लोगों को 2 वर्ष उनकी इच्छा से रोजगार तलाशने के लिए स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा, 1000 रुपये प्रति माह की दर से, और साल में 9 महीना ये उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वो रोजगार तलाशना चाहते हैं तो रोजगार तलाशें। इसके अलावा बहुत लोग होते हैं जो दूसरों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने वेंचर कैपिटल फंड 500 करोड़ रुपए का स्थापित करने का एक निर्णय लिया। और उसके साथ साथ यह हम लोगों ने तय किया है कि इन दिनों जो हायर एजुकेशन में टेक्निकल साइड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। और वाईफाई के जरिए जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही पॉपुलर है, लोग एस्पायर करते हैं। हमने बिहार में एक प्रयोग शुरू किया था, पूरे अशोक राजपथ पर फ्री वाईफाई सर्विसेज देने की, 2-2.5 साल पहले। तब हम लोगों ने तय किया है कि जितने हमारे यूनिवर्सिटी और जितने कॉलेज हैं, सबों में फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये सारे तो यूथ से रिलेटेड हुए। इसके अलावा हमने आपको जिक्र किया कि 2016 के अंत तक हर एक गांव, टोले और बसावट तक, हैबिटेशन तक बिजली पहुंचा देंगे। लेकिन लोगों को अपने घर में कनेक्शन लेना होता है। सर्टेन कैटेगरी के लोगों के लिए सरकार सुविधा देती है, प्रदान कर देती है। तो एक हम लोगों ने तय किया है कि जो हर एक हाउस होल्ड तक कनेक्टिविटी, बिजली का कनेक्शन सरकार अपनी तरफ से प्रदान कर देगी। एक चीज और हम लोगों ने देखा है कि ये ड्रिंकिंग वाटर, आज भी बिहार में कुएं या चापाकल पर लोग हैंडपंप्स पर बहुत निर्भर करते हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षा होती है कि उनको भी पाइप वाटर सप्लाई मिले, नल का पानी वो भी प्राप्त कर सकें। और अभी हमने देखा कि बिहार में पाइप वाटर सप्लाई से 4% हाउस होल्ड कवर्ड है। तो हमने इसको एग्जामिन किया और अध्ययन किया, यह काम किया जा सकता है। अभी जितने भी काम हो रहे हैं पाइप वाटर सप्लाई के लिए, उसके हिसाब से लगभग 20% तक हम पहुंच जाएंगे 2017 के बीच तक। तो हमें इस बात की प्रेरणा हुई कि हम एक एक हाउस होल्ड को क्यों नहीं पहुंचाएं, और उसके लिए हमने काफी रिसोर्सेज को भी एनालाइज किया। तो मुझको लगा कि ये डुएबल है। तो एक निश्चय हमारा यह भी है कि हर घर को पाइप वाटर सप्लाई हो। फिर हम लोगों ने सड़कों का बहुत निर्माण किया, गांव तक सड़क पहुंचा रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर की गलियां वैसी कच्ची हैं। कुछ गांव में बना, ग्राम पंचायत के स्तर से बना, या एमएलए फंड से बन गया, एमपी फंड से बन गया। सरकार की तरफ से अपनी कोई योजना नहीं। हमने एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसमें पंचायतों को
प्रोत्साहित करने के लिए अगर गांव की गली और नाली के पक्कीकरण के लिए आप स्कीम करेंगे तो हम बिल्कुल उतना ही पैसा आपको एडिशनल ग्रांट देंगे। लेकिन खैर उससे उतना ज्यादा काम कुल मिलाकर भी नहीं हो पाया। तो एक निश्चय है कि हर गांव के गली और नाली का पक्कीकरण करें और फिर उसी तरह से शौचालय निर्माण का हर हाउस होल्ड को। अभी मैं एक बात बता दूं आपको, शहरों में शौचालय की जो स्कीम है केंद्र सरकार की, उसमें 4,000 रुपया मिलता है शहरों में, और राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि 1,113 रुपया वो दें। 5,000 रुपये में कोई शौचालय नहीं बनता है। तो हम लोगों ने एक फैसला लिया है जिसको लागू कर दिया है। वो 7 निश्चय में नहीं, वो पहले से ही हो चुका है कि शहरों में कोई शौचालय बनाना चाहे तो 4,000 रुपये केंद्र सरकार के साथ हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 8,000 रुपया देंगे ताकि 12,000 रुपये में शौचालय बन जाए। तो गांव में और शहरों में शौचालय निर्माण में जो लागत आ रही है वो ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हर परिवार, चाहे वो बीपीएल परिवार हो या एपीएल परिवार हो, उनको ये चीज उपलब्ध करा दिया जाए। तो इस प्रकार से ये सारे काम जो हमारे निश्चय हैं आगे के लिए, उसमें इन चीजों के बारे में हम लोगों ने सोचा है कि जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये नए काम और किए जाएंगे। तो इसको भी करना चाहते हैं। इससे होगा क्या कि बिहार के विकास की एक मजबूत बुनियाद और बन जाएगी। और एक चीज और है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। बाहर जाने वाले लोगों की संख्या घटी है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो एक चीज जो हम प्रारंभ से और जो हमारे दोनों सदन, हमारे यहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सर्वसम्मत प्रस्ताव, और वो बिहार के लोगों की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो निवेशक यहां पूंजी लगाएंगे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स हॉलिडे राज्यों की तरह। तो यहां लोग आकृष्ट होंगे पूंजी लगाने से, वरना कैसे आकृष्ट होंगे। हमने तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी बहुत जबरदस्त बना रखी है, बहुत सहायता हम देते हैं। फूड प्रोसेसिंग में तो और ज्यादा सहायता देते हैं। आया है निवेश, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो जब तक कर से मुक्ति नहीं मिलेगी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम तक, तो पूंजी लोग नहीं लगा पा रहे हैं। पूंजी लगाएंगे तो यहां भी इंडस्ट्रीज आएगी, तो यहां उस सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज और पैदा होगी। तो ये तो एक बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है। लेकिन बाकी जो काम है जिससे ग्रोथ इंक्लूसिव होता है, सबको उसका लाभ मिलता है। और एक पॉलिसी हमारी रही है, वह रही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। अब साइकिल की योजना तो सबके लिए लागू, ये नहीं किसी खास तबके के लिए, सबके लिए लागू। अब स्कॉलरशिप वगैरह में भी जो छूटे हुए थे, तो अपर कास्ट के भी जो 1.5 लाख की सालाना आमदनी वाले परिवार हैं उस सीमा तक, उनको भी अब इस दायरे में लाया गया। बैकवर्ड क्लासेज में भी पहले अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, ये सब कवर्ड थे। तो इस प्रकार से मेरी कोशिश होती है। और दूसरी चीज हमने ये देखा है कि जब हम साइकिल योजना ला रहे थे तो उस समय हमारे सरकार में भी काफी डिबेट हुआ कि हम साइकिल दें लोगों को, कि उस पर राज्य सरकार का कोई निशान होगा, लोग जानेंगे कि राज्य सरकार ने साइकिल दी। उस समय भी हमने कहा कि नहीं, हमें सीधे पैसा देना चाहिए और उनको साइकिल खरीदना चाहिए।
और आज देख लीजिए पूरे बिहार में कौन नहीं जानता है कि सरकार साइकिल खरीदने के लिए पैसा दे रही, कैश ट्रांसफर। और हमारे यहाँ तो ये योजना बहुत कामयाब हुई है। इंडिपेंडेंट असेसमेंट साइकिल योजना लागू करने के 2 साल के बाद किया गया था, तो पता चला कि भाई 92% इफेक्टिव है। तो हमने इस क्षेत्र में, इंप्लीमेंटेशन के क्षेत्र में भी काफी प्रयोग किए और उसके नतीजे सामने आए। तो ये काम करते रहे हैं, काम करने की आदत है, काम करने का अवसर मिलेगा तो काम करते रहेंगे। इसके अलावे हमारे पास कोई दूसरा एजेंडा है नहीं, लेकिन डेफिनेटली काम के लाभार्थी हर तबके के लोग होते हैं और समाज के हर सेक्शन के लिए और हर इलाके के विकास की योजना होती है और उसका लाभ लोगों को मिला है। इसलिए अगर विकास कोई एजेंडा हो तो विकास तो सामने है। अगर विकास एजेंडा न हो, विकास का एजेंडा अगर मुखौटा बनाकर पेश किया जाए और उसके अंदर दूसरे डिवाइजिव एजेंडा हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर विकास एजेंडा हो और सिर्फ विकास हो तो फिर चर्चा होती है विकास का मतलब क्या है, विकास का नजरिया क्या होता है। ऐसा विकास जिससे चंद हाथों में पूंजी आई, पैसा आया, लेकिन बाकी जितने इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो पोषण के हों, महिलाओं के विकास के हों, समाज के वंचित तबकों के विकास के हों, उस मामले में आपका परफॉर्मेंस ठीक न हो तो फिर उस विकास का कोई मायने नहीं। जब विकास की बात होगी तो विकास के नजरिए पर चर्चा हो कि विकास का नजरिया क्या है, वो विकास इंक्लूसिव है या नहीं, ये ग्रोथ इंसाफ के साथ है या नहीं, सबको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ जाए लेकिन उसका लाभ समाज के अंतिम इंसान तक नहीं पहुंच रहा हो। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़े, आप ऐसा है कि सबसे बड़े निजी चैनल हैं टीवी 18 में, तो बहुत लोग हैं हमारे, ईटीवी भी उसी में है। जगदीश चंद्रा जी सामने बैठे हुए हैं, अभी बाहर मिले तो हमने कहा कि भाई आप बाकी एंकर को तो अब अनएम्प्लॉयड कर दीजिएगा, खुद ही एंकरिंग इतना करते हैं आप। तो ये सब चैनल, इतना बड़ा नेटवर्क है आपका, और आपने डायलॉग शुरू किया है तो ये खुशी की बात है। लेकिन डायलॉग हो डेवलपमेंट पर और विकास का क्या नजरिया होना चाहिए। मैं देखता हूं इन दिनों कि विकास के नजरिए से भटकाने के लिए कुछ बातें बड़ी मुखर होकर रख दी जाती हैं। आप विकास को भूल जाइए। और मैं तो इन दिनों देख रहा हूं कि भाई जो काम है, मैं एक ही बात कहूंगा और अपनी बात कंक्लूड करूंगा कि जो काम है ये लोग देख रहे हैं और बहुत चीजें ऐसी हैं जिसका एहसास है। अब ये लोगों को डराने की भी कोशिश बहुत होती है अपने अपने ढंग से, लेकिन ये तो एहसास की बात है, लोगों को क्या एहसास हुआ। तो जो भी है बिहार के लोगों के सामने है और आगे काम करने का मौका मिलेगा तो उसका भी मेरे पास सुस्पष्ट एजेंडा है। डे वन से हम काम करेंगे। हमको डिबेट, लोगों के बीच हम जाते हैं और एक बात हमने महसूस की है कि लोगों के बीच जाने से दिशा मिलती है, इसलिए मैंने उसको संक्षेप में कहा अनुभव के आधार पर। अनुभव वो सरकारी काम करने का या जनप्रतिनिधि होने के नाते का सिर्फ अनुभव नहीं, जो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं,
वो जो समझ पाते हैं, उन सब चीजों के आधार पर जो दिखता है, लोगों की आकांक्षा क्या है। और मैं जानता हूं कि जब काम होने लगता है तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, और इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी चीज है आकांक्षा। तो आकांक्षा तो पैदा हो गई लोगों के मन में, अब अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शब्द नहीं होने चाहिए, उसके लिए निश्चित और ठोस कार्यक्रम होना चाहिए, और वह भी कार्यक्रम। इसलिए अगर डेवलपमेंट एजेंडा है तो इससे ज्यादा कोई प्रसन्नता की बात नहीं होगी। लेकिन एजेंडा कोई और हो तो उसके बहुत एक्सपर्ट हैं समाज में, उसका विशेषज्ञ मैं नहीं, बहुत विशेषज्ञ हैं। हमने जो कुछ भी कहा है वही कहा है जो किया है, और वही कह रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बैठे हैं। Some questions. Thanks for sharing your thoughts and the roadmap for Bihar. Mr. Nitish Kumar here. Sir, you talked about your achievements and the challenges, and also your developmental plan for the state. Is this election a referendum on your government's performance, or is this an election which is a referendum on 15 months of Modi government? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि लोग किस रूप में किस चीज को लेते हैं। जहां तक सवाल बिहार का है, बिहार का चुनाव है, हमने जो काम किया है लोगों के सामने, और जहां तक सवाल है केंद्र की सरकार का, तो आज की जो स्थिति है बिहार के चुनाव में, ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। तो आमतौर पर यह मुद्दा नहीं होता राज्य के चुनाव में। आमतौर पर मुद्दा तो राज्य के चुनाव में राज्य के विषय होते हैं, लेकिन खुद ही केंद्र के सत्ताधारी दल ने और उनके बड़े नेताओं ने बिहार के चुनाव को इस प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा है कि मेरी समझ से जो केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस है वह भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। I'll be taking some questions from the audience. The first question from the lady there. गुड आफ्टरनून सर, आई एम अमृता। मैं बिहार के विधानसभा चुनाव की एक वोटर हूं। आपने कहा सर कि बिहार के लोगों ने आपको मौका दिया, पर जंगल राज के विरोध में आप पर विश्वास जताया था सर। आज आप उसी जंगल राज के साथ खड़े हैं, फिर क्यों बिहार की जनता आपको वोट करेगी जबकि वो लोकसभा इलेक्शंस में आपको नकार चुकी है? फिर नरेंद्र मोदी के वोटर्स आपको क्यों वोट देंगे? वोटर्स तो दोनों इलेक्शन के सेम ही हैं सर, और आप मेरे प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं देंगे? आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि आपके प्रश्न का जवाब? और प्रश्न लेना हो तो ले लीजिए एक ही साथ। सब Please. एक ही नेचर के बहुत सवाल आएंगे, इसलिए हमने कहा ना कि विकास अंतोगत्वा एजेंडा रहे तब न। नमस्कार, रोहन, मेरा नाम रोहन हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज़ादी को 60 साल हो चुके हैं। 35 साल हमने कांग्रेस का राज देखा, 15 साल लालू जी का राज देखा, 10 साल आपको भी देख रहे हैं। अभी भी हम बुनियादी ढांचे के लिए शुरुआत करने की सोच रहे हैं कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, स्कूलें चाहिए, शौचालय चाहिए। आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार हम ठहराएं? इन 60 सालों में जो हमारा अभी भी हम बुनियादी ढांचे के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू। और कोई प्रश्न? सर, ये दो सवाल का जवाब दें, उसके बाद आगे करते हैं। ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि बुनियादी ढांचे के विकास की बात हो रही है, पूरे देश में बात हो रही है। हम तो काफी पिछड़े थे,
और हमारे पिछड़ेपन के लिए बिहार के लोग दोषी नहीं थे, दोषी तो नीतियां रही हैं। अब आप एक चीज की कल्पना कर लीजिए कि बिहार और झारखंड का उदय तो हुआ 2000 ईस्वी में, उसके पहले बिहार एक था। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आते और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आते, बिहार उसका डेस्टिनेशन होता। क्यों आया टाटा का उतना बड़ा उद्योग जमशेदपुर में? क्योंकि रॉ मटेरियल वहां था। लेकिन अगर एक पॉलिसी बन गई, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके चलते आप उद्योग कहीं लगाइए, रॉ मटेरियल के मूवमेंट में जो खर्च है उसको सरकार सब्सिडाइज करेगी। तो एक पॉलिसी था जिसके चलते पश्चिम में और दक्षिण में बहुत उद्योग लगे, उनका ग्रोथ हुआ। आज दरअसल जो आपने बात रखी है, यही जस्टिफाई करता है कि एक जमाने में एक पॉलिसी से जो 90 के बाद बंद हो गई, लेकिन हमारा लॉस तो हो चुका। जहां कोई उद्योग धंधा होता है, दूसरे लोग भी वहीं जाना चाहते हैं, तो आज हमें पॉलिसी सपोर्ट चाहिए कि अगर कोई यहां उद्योग लगाए तो उसको टैक्स हॉलिडे मिले। तो उसके चलते यहां का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि सब दिन काम नहीं हुआ, काम होता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहां आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करना चाहिए। पहले तो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तब आज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होना चाहिए। कहां किसी को याद था कि बिजली भी मिल सकती है? कहां किसी को याद था कि गांव से निकलने के बाद जो नदी है उसके ऊपर पुल बन जाएगा? तो एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़े हैं। इसलिए ये सोचना, ये जो आपका सोच है कि अभी तक किसी के लिए स्ट्रगल कर रहे, तो मैं समझता हूं कि शायद जो फंडामेंटल इशूज हैं देश के, उसको आप नजरअंदाज करना चाहते हैं। आज भी हर नागरिक को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है पूरे देश में। आप बिहार की बात छोड़ दीजिए, पूरी कंट्री में मिल गया। तो नहीं मिला है ना, तो अपने बिहार की भी वो हालत है। तो अब बिहार आगे बढ़ रहा है, और ये बड़ी बुनियादी चीजें। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे बताइए? तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं, आप जाइएगा मेरी कोई भी मीटिंग में, सुनिएगा, तो हम इन बातों पर चर्चा करते हैं, इन सोशल इश्यूज की चर्चा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमको कि भाई इन मुद्दों पर आप चर्चा करते रह जाते हैं। हम कहा यही मुद्दा ही है मेरे लिए। रही बात, उधर से सवाल आया, ये एक इन दिनों डेवलपमेंट के इशू से लोगों का दिमाग हटाने के लिए ये इशू उठाया जा रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं, इसका जवाब हमने कई बार दे दिया। 30 अगस्त को गांधी मैदान में हम लोगों की रैली थी, उसमें भी हमने इस बात को कह दिया कि भाई जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत लोग एक आध क्राइम को लेकर बोल जाते हैं, बहुत ऊंचे लोग, तो हमने आंकड़े बता दिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित, जो उनके सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं, वही हमने बता दिया है कि प्रति लाख जनसंख्या पर जो क्राइम का रेट है, एवरेज जो रेट है नेशनल, वो है 229 प्रति लाख आबादी पर, और बिहार का नंबर 22वां है। हम 174 पर हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र,
सबका क्राइम रेट ज्यादा है। तो आप चिंता मत करिए, ये जो जंगल राज का प्रचार है उससे मत चिंतित होइएगा, ये एक प्रचार है। अब बिहार में कानून का राज है और कानून का राज लोगों ने देख लिया है, इसलिए लौट कर नहीं जाएंगे चाहे जितने लोग डराते रहे। समस्या यह है कि आप लोग ये डिबेट करा रहे हैं ना विकास पर, 2 मिनट में विकास से ले जाइएगा इसी पर, इसलिए कि विकास एजेंडा है ही नहीं। घुमा फिरा करके विकास को एजेंडा से बाहर कर देना है, इसलिए इस विषय को लाते हैं लोग। स्ट्रेट वे यही है। कहां है जंगल राज, हमको बता दीजिए। हम आज चीफ मिनिस्टर हैं तो हमको सपोर्ट है आरजेडी का, कांग्रेस का, अकेले का हमारा बहुमत नहीं था। तो भाई 6 महीने में तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि पहले जैसे शाम के बाद भी जब इच्छा हो तब घर से बाहर निकलिए किसी काम से, महिलाएं भी शाम में बाहर जाती हैं, कोई ऐसा दृश्य अगर दिखाई पड़ रहा हो पटना में तो जरूर बताइए, किसी जगह पर दिखाई पड़ रहा हो तो जरूर बताइए। है नहीं, उसका एक हवा खड़ा कर दिया जा रहा है, उसका हवा खड़ा कर रहा है। तो अब उसका तो कोई उपाय नहीं। अब मान लीजिए कि चैनल आपके हाथ में, अखबार आपके हाथ में, आप मालिक हैं, जो चाहिए लिख दीजिए, लेकिन फैक्ट है कि जंगल राज जैसी कोई स्थिति बिहार में न है न कभी पैदा हो। लेकिन अब इसको कहने से तो रोक नहीं सकते। अच्छा बताइए, आप लोग हमको कह देते हैं कि बात साफ है, आपका इशारा, खुद नाम नहीं लिया, आरजेडी के साथ मिलने का। तो भाई जब बैकग्राउंड देखिएगा तो हम लोग सब जनता दल में थे, सब जनता दल में थे। बीजेपी के साथ जब समझौता किया तो उस समय तो बहुत बड़ा सवाल सामने आया था, लेकिन ये तो टैक्टिकल अलायंस है और बीजेपी के साथ भी समझौता हुआ तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे हम लोगों ने बीजेपी के साथ किया, कैसे उनके साथ गए। तो एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थी उस समय, जो भी विरोधी वोट था उसके बंटवारा को रोकने के लिए। और आज हम लोगों का अलायंस हुआ है, तो अलायंस है इशूज पर है, और जो इशूज है हमने आपको दिखा दिया, सुना दिया उसको, ये इशूज है। हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, उसका एक नजरिया है। 10 साल तक हमने काम किया सब प्रकार की बाधा को झेलते हुए, और आपको ऐसा लगता है कि काम हम ही करते थे। अब तो मान ही लिए ना कि काम हम ही करते थे। कुछ दिन पहले तक तो 7.5 साल का शेयर का दावा वो करते थे कि हम लोगों का भी इसमें शेयर है इस गुड गवर्नेंस में। अब तो भाग गए। अब तो हमारे 10 साल को लालू राबड़ी जी के 15 साल के साथ जोड़ करके 25 साल का एंटी इनकम्बेंसी आजकल लोग बना रहे हैं। ये कितनी चालाकी से सारा काम हो रहा है। देखिए, ये खेल सब समझता है, और खास करके जो महिलाएं हैं उनको तो मैं एश्योर करता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, यहां कोई भी जो रास्ता पकड़ लिया गया है इस रास्ते से कोई भटकाव नहीं होगा। हां, आप लोग मत भटकिए। आपके सशक्तिकरण के लिए जो काम हमने किया है ये काम आगे जारी रहे, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप ही को डरा करके और आपके नजदीक एक दूसरी बात पिक्चर पेश करके और फिर आपके हक के खिलाफ काम करने वाले लोग ना आ जाएं। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बी रेस्ट एश्योर्ड, कोई समस्या नहीं। So we have come to the end of this session. May I please invite on the dais? एक मिनट मैडम, एक छोटा सवाल है, एक छोटा। हम जंगल राज पे नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, हम कुछ डेवलपमेंट पर बोलना चाहते हैं। 2005 में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बच्चियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना बहुत अच्छी योजना थी। इसका काफी प्रचार हुआ, काफी लाभ मिला बच्चियों को।
इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दोनों भाजपा और जनता दल यूथ सरकार मिलकर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं तो सारे बच्चे बच्चियां कहती है कि टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, सेक्शन पोस्ट 20 वो है, 5 वो टीचर नहीं है वहाँ। तो वो टीचर अब कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे बच्चियां बहुत त्रस्त हैं। अंकल टीचर कहाँ, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो ये एक सवाल है कि इसकी व्यवस्था क्या होगी। अब अच्छा छोड़िए, आपसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप बैठिए ना। हम तो कर रहे हैं। प्लीज बी सीटेड। दूसरा है, जरा इन लोग को कंट्रोल कीजिए, इन लोग आपके कंट्रोल में है कि नहीं है पता नहीं। दूसरा सवाल, जब आप कंट्रोल में नहीं रहे तो कौन कंट्रोल में रहेगा? अभी तो हम साथ नहीं रहे। दूसरा एक